रेस्ट और मोशन बेसिकली दोनों क्या है, रिलेटिव क्वांटिटीज हैं। अब देख लेते हैं इधर क्या बोल रहा है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, सेम ऑब्जेक्ट्स कैन बी एट रेस्ट और इन मोशन डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वर। किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन मोशन। अब इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, जैसे कि बस के अंदर बैठे हुए दो शख्स एक दूसरे के लिए रेस्ट में थे, at the same time it can also be in the state of motion with respect to some other reference point। ठीक है, तो बेसिकली रेस्ट एंड मोशन आर relative quantities। अब आ जाते हैं मोशन की टाइप्स होती है। रेस्ट से हमारा वास्ता ही नहीं, जब कोई शख्स या कोई चीज अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह तब्दील ही नहीं कर रही तो इट मीन्स हमारा उससे इतना कोई खातिर का वास्ता नहीं। हम बात करते हैं मोशन की। मोशन की 3 टाइप्स होती हैं, जर्नल सी बात है, सिंपल ओवरव्यू सिर्फ इसका दे रहा हूँ। फर्स्ट है ट्रांसलेटरी रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन तो हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। स्ट्रेट लाइन के अंदर मूवमेंट जब भी एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ करेगा तो उसके अंदर कौन सी मोशन होगी, ट्रांसलेटरी मोशन होगी, या जिसे हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी एंड ब्ला एंड ब्ला छोड़ दें इस बात को। अच्छा, रोटेटरी मोशन कौन सी होती है, द स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज अ रोटेटरी मोशन। ठीक, ऐसी मोशन जो किसी कोई भी बॉडी एक एक्सिस के गिर्द घूम रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वो रोटेट कर रही है, उसके अंदर जो मोशन होती है वो रोटेशनल मोशन होती है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द मोशन होनी चाहिए तभी हम उसे रोटेटरी मोशन कहेंगे, अदरवाइज हम उसे एक्स वाई जेड कुछ भी कहेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ उसको क्या कहेंगे। द मोशन ऑफ एन रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, के बस उसके अंदर जो एटम मौजूद होते हैं, पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, वो भी रोटेशनल में मोशन में मूव करते हैं। तीसरी है वाइब्रेशनल मोशन, द बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट अ मीन पोजीशन, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, कौन सी मोशन कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी, सॉरी वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, अब इन तीनों मोशंस को आप थोड़ा सा लेमैन की जबान में समझ लें। भाई किसी भी बॉडी के अंदर जब लीनियर मोशन होती है तो इसका मतलब है उसकी मोशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन होती है। ठीक है, इधर मैं आपको जरा डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, कोई भी गाड़ी है, कोई भी शख्स है, अगर वो सीधी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो लीनियर मोशन है। ठीक है, और वाइब्रेशनल मोशन क्या होती है, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द जब भी ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा होता है एक फिक्स पॉइंट के गिर्द तो हम क्या कहते हैं कि ये इसके पास जो मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन है। ठीक है, इसकी सबसे सिंपल सी एग्जांपल है वो जो हमारे पास स्विंग वाला झूला होता है ना, पींग वाला कहते हैं उसे शायद। ठीक है, वो ऊपर ऐसे बैठ के आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जो आम पार्क्स में भी मिलता है। अब वो एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द आगे पीछे मूव कर रहा होता है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के बैक एंड फोर्थ मूव करेगा तो हम क्या कहेंगे, उसके पास जो मोशन है वो कौन सी मोशन है, वाइब्रेशनल मोशन है। इसकी इसकी दूसरी एग्जांपल है, आपके पास घड़ियाल के नीचे एक पेंडुलम सा होता है, जो बड़े घड़ियाल होते हैं उनके नीचे एक पेंडुलम सा होता है, वो पेंडुलम बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा होता है किसी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द, ऐसे ही है। जी सर। हाँ, वो उसकी जो मोशन होती है बैक एंड फोर्थ होती है, ये बैक एंड फोर्थ कौन सी होती है, वाइब्रेशनल मोशन होती है। ठीक, इसके अलावा बेइंतहा एग्जांपल्स हैं वाइब्रेशनल मोशन की, जब भी कोई बॉडी किसी फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रही होगी तो उसे हम वाइब्रेशनल मोशन कहेंगे। ठीक,
उसके बाद फिर आ जाते हैं हम, अब आ जाते हैं रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन बेसिकली क्या होती है? रोटेशनल मोशन में कहा था जब भी कोई बॉडी किसी एक फिक्स पॉइंट में सर्कुलर रोटेशन करेगी तो हम उसे क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन है। जैसे आपके पास गाड़ी का व्हील हो गया, बाइक का व्हील हो गया, साइकिल का व्हील हो गया। अब साइकिल का व्हील बीच में उसके एक्सेल होता है, एक्सेल के गिर्द घूम रहा होता है, एक फिक्स पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जो मोशन है वो क्या है? रोटेशनल मोशन है। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर एग्जांपल ले लें सूरज की, सूरज के गिर्द प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, अर्थ की बात कर लेते हैं भाई, अर्थ सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो मुझे ये बताएं क्या ये रोटेशनल मोशन है? जी। एग्जैक्टली ये क्या है? रोटेशनल। रोटेशनल नहीं, ये रोटेशनल मोशन नहीं है। अब जरा फर्क समझ लें दोनों में। इसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर, इसे हम कौन सी मोशन कहेंगे? सर्कुलर मोशन। ये बेसिकली एक टाइप है लीनियर मोशन की। किसकी टाइप है ये? लीनियर मोशन की। डिटेल में नहीं पढ़ा रहा मैं क्योंकि इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन आइडिया कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये लीनियर मोशन की टाइप है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलेशन और रोटेशन में क्या फर्क होता है? जब भी कोई बॉडी, अब दोनों चीजें देखें, दायरे में मूव कर रही हैं, सर्किल में मूव कर रही हैं, दोनों चीजें सर्किल में मूव कर रही हैं। फर्क क्या है कि ये फिक्स्ड है सेंटर से, ये सेंटर से जुड़ी हुई है, और ये जमीन अर्थ के साथ सेंटर से इसके कहीं भी कोई जुड़ी हुई नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो जब भी कोई बॉडी इस तरीके से सर्किल में मूव कर रही है कि वो सेंटर से जुड़ी हुई नहीं है, तो हम कहेंगे इसके अंदर जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर कोई बॉडी सेंटर से फिक्स्ड है और मूव कर रही है इन अ सर्किल, तो हम इसे कहेंगे ये क्या है? रोटेशनल मोशन है। अब मुझे ये जरा ये बताएं, जो पंखा होता है, सीलिंग फैन होता है, इसकी जो मोशन है ये सर्कुलर है या रोटेशनल है? रोटेशनल। रोटेशनल, क्योंकि सेंटर से कनेक्टेड है, सेंटर से जुड़ा हुआ है। आप एक रस्सी से एक पत्थर बांधते हैं और उसको जोर जोर से गोल घुमाने लग जाते हैं, बचपन में करते होते थे। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि वो जो पत्थर वाली मोशन है वो कौन सी मोशन है? सर्कुलर होगी या रोटेशनल होगी? सर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल होगी। आइडिया सिंपल है, क्लियर रहना है। आइडिया क्या है कि भाई अगर वो सेंटर से कनेक्टेड है तो फिर रोटेशनल है, अगर कनेक्टेड नहीं है तो सर्कुलर मोशन है। ठीक हो गई बात, आगे चलते हैं। A body at rest with respect to a moving bus is always in motion, at rest relative to the ground, at rest relative to the bus, या none of these? A body at rest with respect to a moving bus is always in motion, at rest relative to the ground, at rest relative to the bus. The rest relative to bus. Exactly. सी होगा। At rest relative to the bus, इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। मोशन इज एन, क्वेश्चन नंबर 2, मोशन इज एन एब्सोल्यूट टर्म, इमेजिनरी कंसेप्ट, रिलेटिव टर्म या कांस्टेंट? सिंपल सा है। ए। ए नहीं है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। मोशन मैंने आपको अभी बताया कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव किसके है? रेस्ट के रिलेटिव है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। एक चीज किसी वक्त में, एक चीज किसी के लिए रेस्ट में हो सकती है और वही चीज उसी वक्त किसी दूसरे के लिए मोशन में हो सकती है। तो इट मीन्स जो मोशन है वो एक रिलेटिव टर्म है। ठीक हो गई बात। डिस्टेंस, जी। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें इसमें देख लेते हैं हम, क्या क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम पढ़ के आए, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने कहा था आगे चल के आपको समझ में आ जाएगी। डिस्टेंस क्या होता है भाई? पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जितना भी स्पेस है वो हमारा डिस्टेंस है। मतलब अगर एक शख्स को पॉइंट ए से जाना है पॉइंट बी तक, तो वो ये पर्पल वाला रूट भी ले सकता है जो 16 किलोमीटर है, वो 24 किलोमीटर भी ले सकता है। तो इट मीन्स के बी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, इसके जी अलावा सर। और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो ए से बी तक जाने के लिए जितने भी रास्ते हैं, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं है।
किसी भी डायरेक्शन में जाया जा सकता है, बी तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ए से बी के दरमियान जितना भी स्पेस है, स्पेस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस इज एन स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस, अब इसका देखें ऐसा यूनिट हमने मीटर लिखा है, क्यों? क्योंकि इस जो 16 किलोमीटर है ये भी कोई लेंथ है ना, 24 किलोमीटर भी कोई लेंथ है ना, 6 किलोमीटर के ऊपर हम बाद में आते हैं, 6 किलोमीटर भी कोई लेंथ ही है ना, ऐसे ही है। जी जी सर। तो लेंथ हमारे पास बेसिक क्वांटिटी है, उसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो हमने आंखें बंद करके कह देना डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होते हैं। कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, ये कभी भी डिस्टेंस ना नेगेटिव हो सकता है ना कभी जीरो हो सकता है। ए से बी तक जाने के लिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होगा। आई बात समझ में? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अब देखें, अगर मैं कहूं ए से पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए सबसे कम से कम रास्ता कौन सा होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे भाई ए से सीधा बीच में चले जाओ बी की तरफ स्ट्रेट लाइन में, ऐसे ही है। यस सर। यही शॉर्टेस्ट जी होगा। सर। इससे कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है 6 किलोमीटर जो इधर लिखा हुआ है, इससे कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है? नहीं नो। हो सकता। इट मींस जो दो पॉइंट के दरमियान कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ गई? स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि भाई यही रास्ता है जो शॉर्टेस्ट है, इसके अलावा बाकी जितने भी रास्ते हैं वो वेरी कर सकते हैं, इससे लॉन्गेस्ट हो सकते हैं, सबसे कम रास्ता शॉर्टेस्ट यही है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है इसको मुकम्मल डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ गई। जब आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ जाए किसी क्वांटिटी को बयान करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, तो आप क्या कहते हैं, वो कौन सी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट भी क्या होता है, मीटर होता है। अब डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहां तक बात आपको आई है समझ में? जी जी सर। जी सर। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं। एक पॉइंट है ए, पॉइंट ए है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपके पास, अगर एक पॉइंट से कोई चीज चलती है और यहां से आके वापस इसी पॉइंट के ऊपर आ जाती है, और इसी पॉइंट के ऊपर एक बी पॉइंट भी बन गया, ऐसे ही हुआ। दो पॉइंट्स हो गए ना, सर्किल के अंदर गोल सर्किल है, जहां से शुरू किया था उसी पॉइंट के ऊपर आ गया। अगर ए से बी तक जाना था और सर्कुलर मोशन के अंदर चला गया, तो अब अगर मैं आपसे इस कंडीशन के अंदर पूछूं कि भाई इसने जो है डिस्टेंस कितना तय किया है और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। नहीं आ रही बात समझ में, मुझे लग रहा है। भाई एक ए पॉइंट है और इसी जगह के ऊपर बी पॉइंट भी है, ए पॉइंट भी है और बी पॉइंट भी है। एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलता है, सर्कुलर मोशन करता है, वापस बी पॉइंट के ऊपर जाता है, तो ये पूरा जो सर्कुलर मोशन है ये इसका डिस्टेंस हो गया ना। यस सर। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो गया, वो तो एक ही जगह के ऊपर है, इट मींस वो जीरो हो गया। इट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो है ना। जी। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो हो सकता है। इन अ सर्कुलर पाथ टोटल डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। राउंड ट्रिप किसी भी चीज का उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। जी। हाँ जी। अब उसके बाद फिर आ जाए इसके न्यूमेरिकल के ऊपर, आपको थोड़ी सी और बात क्लियर हो जाएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। ये तो इजी सी बात होगी। अ बॉय वॉक्स 3 मीटर ईस्ट एंड देन 3 मीटर वेस्ट, हिज डिस्प्लेसमेंट इज। अब देखें आपने क्या करना है, डायरेक्शंस जो होती हैं वो कैसे करनी होती हैं। भाई यही डायरेक्शन होती है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, राइट साइड के ऊपर ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड के ऊपर वेस्ट होता है।
अब जरा सवाल करें, अ बॉय वॉक्स 3 मीटर्स ईस्ट, अब वो ईस्ट की तरफ कितना गया, 3 मीटर्स गया, एंड देन 3 मीटर वेस्ट। अब इस पॉइंट से उसने शुरू यहां से किया था, ए पॉइंट से शुरू किया था, अब इस पॉइंट से वापस 3 मीटर इधर चला गया, अब ये बी पॉइंट इसका एंडिंग पॉइंट हो गया। अब बताए इसका डिस्प्लेसमेंट 3 कितना मीटर होगा? बी 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं भाई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए अगर मैं इसको अलग अलग करके एरो को लिख दूं तो ये पॉइंट ए है, यहां से शुरू हो रहा है, और ये पॉइंट बी है, यहाँ पे आके पूरा हो रहा है। तो दोनों एक ही जगह पे आ गए, दोनों एक ही जगह पे आ गए जी जी, दोनों एक ही जगह पे आ गए। तो इसका डिस्टेंस तो इसका 9 हो गया, 3 किलोमीटर ऐसे गया। करेक्ट आंसर सी है। अब बात सुने जरा भाई, उसने 3 किलोमीटर कहाँ गया, ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, 3 किलोमीटर किया। फिर इस ईस्ट से वापस वेस्ट की तरफ गया 3 किलोमीटर जी। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 9 मीटर्स हो गया, किलोमीटर या मीटर्स, ऐसे ही है जी। क्लियर हुई? अब इधर आपसे डिस्टेंस पूछा है क्या? डिस्प्लेसमेंट पूछा है, नन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा, डिस्प्लेसमेंट तो इसका 0 हो गया ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पॉइंट ए इधर था, पॉइंट बी भी यहाँ पे आके खत्म हुआ इसी पॉइंट के ऊपर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब है नन ऑफ दीज, इसमें 0 कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दीज है। तो हम यूजुअली एग्जाम में क्या करते हैं कि नन ऑफ दीज को कंसीडर करते ही नहीं, हम समझते हैं ये ऑप्शन होगा ही नहीं, और एग्जामिनर इधर ही खेल रहा होता है, उसने एक ऑप्शन, सारे गलत ऑप्शन देके नन ऑफ दीज कर देना, उधर आपका एग्जाम होगा कि आप एक्चुअली कितना क्लियर हैं इस मामले के अंदर, ठीक है। अब एक और इसी टाइप की एग्जांपल देखें, अ गर्ल गोज 10 मीटर नॉर्थ, then turn left and goes 5 meter, again she turns left and goes 10 meter, how much displacement she covered? अब देखें अगेन वही डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। पहले वो 10 मीटर कहाँ पे गई है, नॉर्थ की तरफ गई है, ये आ गई भाई 10 मीटर नॉर्थ, 25 मीटर, ए 25 मीटर देख लेते हैं हम, ठीक है। अब जरा समझ लें सर 5 थी दो, 5 सी करेक्ट थी दो। हाँ चलें देख लेते हैं इस बात को, ठीक है। पहले वो गई गोज 10 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 10 मीटर गई, देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड गो 5 मीटर्स, अब वो इधर से लेफ्ट हुई और 5 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया, देन अगेन शी टर्न लेफ्ट, फिर इसने लेफ्ट किया और 10 मीटर किया। अब ये लाइन भी 10 मीटर्स की थी, ये लाइन भी 10 मीटर्स की थी, तो ये लाइन 5 मीटर्स की हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो कितना बन जाएगा, क्योंकि ऊपर 5 मीटर करके आई है तो हमें पता चल गया कि वो कितना है, 5 मीटर्स है। तो इस कंडीशन के अंदर इसका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुई बात? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कंफ्यूज नहीं होना आपने, बस ये बात जहन में रखनी है, उसमें कंफ्यूज हो गए तो फिर काम खराब हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाए फिर वेलोसिटी, हाँ 25 मीटर्स, चलें। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी बेसिकली इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, के डिस्प्लेसमेंट किस हिसाब से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ, रेट का वर्ड जहां पे भी आ जाए ना, ये बात ध्यान में रखें, वहां पे टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, किस रेट के ऊपर काम हो रहा है, किस स्पीड से काम हो रहा है, इट मींस कि टाइम के उधर इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। डज नॉट मैटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इधर लिखा होता ना लिखा होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, इट मींस के टाइम आ गया, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है, वेलोसिटी है क्या, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसको हम इस तरह कह दें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी का फार्मूला है v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन टी, ठीक है। डेल्टा इधर जो एग्जांपल है, ये जो डेल्टा है, डेल्टा जहां पे भी आएगा ये चेंज को जाहिर करता है,
चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड change in displacement, sorry, change in डिस्प्लेसमेंट। किसमें चेंज होगा? डिस्प्लेसमेंट में चेंज पर यूनिट टाइम में, तो हम उसे क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसका डेल्टा एस अपॉन टी फार्मूला है। इस ट्रायंगल को हम डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा जब भी लग जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये चेंज को जाहिर कर रहा है। चेंज कैसे होगा? आपके पास 50 रुपए हैं और उसके बाद आपने कुछ शॉपिंग कर ली और आपके पास 20 रुपए बचे, तो मैं कहूँ आपके पास चेंज कितना आया मनी में, आप क्या कहेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। आपके पास पैसे कितने में थे, उतने में से कितने खर्च हुए माइनस कर देंगे, तब आपको पता चल जाएगा कितना चेंज आया आपके पैसों में। जी सर। चेंज इसी तरीके से होता है। जब भी चेंज का लफ्ज आ जाए आपने ज़हन में रखना है फाइनल माइनस इनिशियल। कोई भी चीज फाइनली क्या है और पहले क्या थी, उससे माइनस करेंगे तो आपको चेंज मिल जाएगा। ठीक है। डेल अब आ जाए वेलोसिटी के ऊपर। v इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन टी। अब मुझे बताएं इसका ऐसा यूनिट अगर हम इसी फार्मूले से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है? बोलते रहे थोड़ा सा जल्दी जल्दी। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या पता है? नहीं। मीटर है ना पता भाई? नहीं। मीटर है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का अभी तो पढ़ के आए हैं पिछली 2 स्लाइडों में। मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हमने मीटर लिख दिया। मीटर अपॉन में टाइम का ऐसा यूनिट क्या है भाई? सेकंड। सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हो गया। जी। ऐसा यूनिट वेलोसिटी का क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किताबों में इस तरीके से भी लिखा आता है, पढ़ा इसको मीटर पर सेकंड जाएगा। अब ये सेकंड डिनोमिनेटर से जब न्यूमिनेटर में आएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगी, -1। ठीक है। मीटर पर सेकंड ही पढ़ा जाएगा। ये मैथ के अंदर थोड़ा सा और ज्यादा तरीके से इस चीज को हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है। अब वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब भी आएगा तो हम क्या कहेंगे कि इसमें क्या आ रहा है? वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब वेलोसिटी में फिर टर्म आ जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्दी? नो। फिर इक्वलिटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। आपके स्कूल का यूनिफॉर्म जो होता है वो सबका सेम होता है, इसलिए उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि अ बॉडी इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। भाई ये एक बस है, चले कार बन गई, कार बना देते हैं। एक कार है, वो इस पॉइंट ए से इधर तक कहीं पॉइंट जा रही है इस लाइन के ऊपर। ठीक है। अब वो यहाँ से, ये पूरी लाइन है 10 किलोमीटर की। वो 10 किलोमीटर का हर 1 मिनट के अंदर वो 2 किलोमीटर कर रही है। 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6, 8 और ये हो गया 10 किलोमीटर। अब वो 10 किलोमीटर का फासला मतलब हर 2 किलोमीटर कितनी देर में कर रही है? 1 मिनट में कर रही है। अगर वो 1 मिनट के अंदर हर 2 किलोमीटर कर रही है तो क्या वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय कर रही है? हर 2 किलोमीटर वो कितनी देर में कर रही है? 1 मिनट में कर रही है। तो जब इस तरीके से मूव कर रही होगी तो हम कहेंगे इसके पास जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम है। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है। सेम। ठीक हो गई बात। फिर आ जाते हैं, अब देखें, अ कार मूव्स 150 मीटर्स टू ईस्ट। एक कार 150 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है इन 15 सेकेंड्स। दो चीजें मिल गई, 150 मीटर्स और 15 सेकेंड्स। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी? आपने क्या करना है? न्यूमेरिकल सॉल्व करना। फिजिक्स में क्या है, आपने सबसे पहले हल्का सा डेटा बना लेना है। ये ऐसे नहीं जैसे अब मैं लिख रहा हूँ इधर उधर पेपर में बैठ के एमसीक्यूज में ऐसे डेटा बनाते रहेंगे तो आपका टाइम पूरा हो जाएगा। साइड में आपने रफ्सा एक लिख लेना है। भाई, a car moves 150 meters।
अब इसने डिस्टेंस का कहीं नाम लिया है? इस पूरे लाइन में कहीं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आया है? नहीं आया है, लेकिन आपने यूनिट देखा भाई, ये ऐसा यूनिट मीटर, ये तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर यूनिट है, तो इसका मतलब इधर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 150 मीटर्स है। ठीक है, टूवर्ड्स ईस्ट है, इसकी ये सिर्फ घुमाने के लिए बात दी गई है, ऑब्वियस सी बात है, किसी डायरेक्शन नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम आपको दे दिया कितने देर में कर रही है, 15 सेकेंड्स में कर रही है। मालूम क्या करना है, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, और वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, d अपॉन t होता है, या s अपॉन t। अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट को ना, इस डिस्प्लेसमेंट को फर्स्ट ईयर इंटर में जाके s लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी आ जाए तब भी इसका मतलब वेलोसिटी है, v इज इक्वल्स टू s अपॉन टी आ जाए तब भी इसका मतलब वेलोसिटी है, s से इधर डिस्प्लेसमेंट को जाहिर किया जाता है। ठीक है, अब हमने ये इक्वेशन लिख ली, v इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी, तो वेलोसिटी अब बताएं कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट 150 है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 15 है, तो 15 15 10, तो वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास, 10। यूनिट क्या लगेगा इसके साथ, मीटर पर सेकंड, टूवर्ड्स ईस्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ईस्ट। ऑप्शन ए इसका सही होगा, टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएं आप, a girl walk 50 meters north, then 50 meters south and return to her starting point in 10 seconds. What is her velocity? ये जरा आपके पास अगर कॉपी पेपर है तो अपना जरा सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं, या वैसे ही बता सकते हैं तो वैसे ही बताएं। जी सर 0 होगा। 0 होगा, किसने कहा ये, आतिका ने? जी सर। हाँ जी, कैसे 0 होगा भाई, None of these, sir. नन ऑफ दीज होगा। पहले मैं ये तो मालूम करूं कि 0 कैसे होगा, फिर नन ऑफ दीज कैसे होगा, वो देख लेते हैं। जी आतिका। सर रिटर्न स्टार्टिंग पॉइंट पे रिटर्न हो रही है ना। हाँ, तो फिर क्या हुआ, क्या 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। जी। तो इधर क्या पूछा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी पूछी है इधर। जी आहद, अब बताएं आप, नन ऑफ दीज क्यों होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी प्रोसेस करें चीजों को। None of these, क्योंकि सर इसकी वेलोसिटी नहीं आ रही, जो सम दिया हुआ है। सवाल जरा दोबारा पढ़ें, इस सवाल को आप ड्रॉ क्यों नहीं कर लेते अपने पास भाई। 50 मीटर नॉर्थ गई, 50 मीटर साउथ आई, वापस अपने पॉइंट के ऊपर आ गई 10 सेकंड के अंदर, उसने मतलब बैक एंड फोर, इधर से वो कराची गई और कराची से वापस आ गई 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, स्पेसशिप में गई थी। अब बताएं वेलोसिटी क्या होगी, अब वेलोसिटी का फार्मूला लिखें, क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन टी या डी अपॉन टी, ऐसे ही है। अब बताएं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस है 100 मीटर। अब देखें, अब देखें, एक वो 50 मीटर्स नॉर्थ गई है, ठीक है, फिर वापस आ गई अपनी पॉइंट के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, 0 हो गया, वापस रिटर्न हो गई इस पॉइंट पे। अभी ये पीछे एमसीक्यूज करके आए हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका, 0 हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो गया तो टाइम कितना है, अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल्स टू 0 हो गया, टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स है, तो वेलोसिटी का फार्मूला है d अपॉन टी, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 10। 0 जब भी न्यूमरेटर में आ जाता है तो उस सूरत के अंदर पूरा फिगर को वो 0 कर देता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आप इधर डिस्टेंस लगाते रहेंगे, 100 लिखते रहेंगे, कुछ और लिखते रहेंगे, तो आप ऑब्वियसली आप 100 को टिक करके आ सकते हैं, आप 10 को टिक करके आ सकते हैं, आप नन ऑफ दीज को टिक करके आ सकते हैं। एग्जामिनर ने ये ट्रैप रखा है, आपको आंसर इसी क्वेश्चन के अंदर मिल रहा है। क्लियर हुई बात? जी। अब आ जाती है एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन क्या होती है, एक्सिलरेटर सुना है,
जी सर। हाँ, बाइक वगैरह में होता है एक्सीलरेटर, क्या करता है वो? स्पीड एक्सीलरेट करता है। स्पीड अप करता है। स्पीड को बढ़ाता है। अब बढ़ाता है जी या सर। स्पीड में तब्दीली लेके आता है, मैं ये कह सकता हूँ। जी सर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई कि चेंज इन वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, चेंज आएगा, तो इसका मतलब है उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक्सीलरेटर चेंज से मुराद हमेशा ज्यादा नहीं होता, चेंज से मुराद कम भी हो सकता है। क्लियर हुई है ये बात? चेंज मीन्स चेंज, ठीक है, डिक्रीज और इंक्रीज दोनों कहानी आ जाती है। एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। लेकिन ये वही वेलोसिटी का जैसे हम करके आए थे उसी तरह से हम अब एक्सेलरेशन का कर रहे हैं। वेलोसिटी कब प्रोड्यूस होती है? जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगी? जब वेलोसिटी में चेंज होगा। ठीक हो गई बात? वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन का फार्मूला अगेन देखें, एक्सेलरेशन को स्मॉल a से जाहिर किया जाता है। डेल्टा का मतलब चेंज, वेलोसिटी का मतलब v मींस वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वही फार्मूला है तकरीबन। और इधर चेंज के लिए मैंने आपको कहा था हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। इधर एक कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, इधर कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, वी एफ फाइनल, वी आई इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमें क्या मिलेगा? चेंज मिलेगा। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास बनता है डेल्टा वी अपॉन टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसको हम क्या कहेंगे? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और चेंज का मतलब वी एफ माइनस वी आई, और इसको फिर एक्सेलरेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का? अब इधर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो ये उसी तरीके से हम निकालेंगे जिस तरीके से हम ऐसा यूनिट, जिस तरह से वेलोसिटी का निकाला, जिस तरीके से हमने डिस्टेंस का निकाला, ऐसा यूनिट्स का भी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये आपको ऐसे यूनिट्स याद होने चाहिए हर क्वांटिटी के। एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस। अब एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस हो सकती है? जब वेलोसिटी में तब्दीली आए। जी ऐसे ही है। जी सर। हाँ जी, एक्सेलरेशन हमेशा कब प्रोड्यूस होगी? जब वेलोसिटी में तब्दीली आए, या वेलोसिटी डिक्रीज हो, या वेलोसिटी इंक्रीज हो। अब एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पार्ट में मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, अगर वो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से या स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो कंटिन्यूसली 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मूव कर रहा है। ठीक है, अब वो कंटिन्यूसली एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या उसके पास एक्सेलरेशन होगा? जी होगा। क्यों होगा भाई? जब उसकी वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आ रही। वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है थ्रू आउट द ट्रिप। इधर से आप कराची गए हैं, आपने 20 पे अपना जो है मीटर की जो कांटा है वो 20 पे ही रहा आपका कंटिन्यूसली थ्रू आउट द टाइम, ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ। क्या आप एक्सेलरेट कर रहे हैं? नहीं सर। नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगी जब वेलोसिटी में चेंज आएगा। चेंज नहीं आ रहा तो आप आंखें बंद करके कह दें भाई इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो इसका मतलब है जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन एक और कंडीशन भी है, या तो आपकी वेलोसिटी में तब्दीली आए, चेंज आए, तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, या आपकी डायरेक्शन में तब्दीली आए तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये दो पॉइंट बड़े जहन में रखने हैं आपने, इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन सिर्फ दो सूरतों में प्रोड्यूस हो सकता है, या तो वेलोसिटी में तब्दीली आ रही हो, या डायरेक्शन में तब्दीली आ रही हो। तो इसका मतलब है ये जो राउंड ट्रिप इसने गोल लगाया, बेशक इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी और कांस्टेंट वेलोसिटी से इसने सर्कुलर पार्ट के अंदर मूव किया, लेकिन कंटिन्यूसली इसकी डायरेक्शन चेंज होती गई, चेंज इन डायरेक्शन आता गया, तो इट मींस इसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन मौजूद होगा। ठीक हुई बात? अब आ जाए जरा एक्सेलरेशन को थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। कैसे हो सकती है? पॉजिटिव कब होगी? जब भी ऑब्जेक्ट स्पीड अप करेगा,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बढ़ेगा। आप 20 से 30 किलोमीटर, 30 से 40 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर की तरफ जा रहे होंगे, तो आपकी ये जो एक्सेलरेशन आएगी वो आपकी पॉजिटिव में आएगी, प्लस एक्सेलरेशन काउंट होगी। ठीक होगी बात। अ कार मूविंग फॉरवर्ड अगेन एंड गेनिंग स्पीड, इस सूरत के अंदर आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगी? जब आप 30 से 20 आएंगे, 20 से 10 आएंगे, 10 से 5 आएंगे। ठीक है, अब आप स्पीड कम कर रहे हैं लेकिन चेंज इन वेलोसिटी तो आ रहा है। वेलोसिटी आप कम कर रहे हैं लेकिन चेंज ऑफ वेलोसिटी तो आ रहा है। उस सूरत के अंदर आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को जो याद करने वाली चीज है वो हम कहते हैं डेक्लेरेशन भी और रिटार्डेशन भी कहते हैं। ये वर्ड्स ज़हन में रखना, एमसीक्यू सीधा सीधा आता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, डेक्लेरेशन आ जाएगा ऑप्शन में, रिटार्डेशन आया होगा ऑप्शन में, या बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज आया होगा। तो आपने ये याद रखना है, रिटार्डेशन भी कहते हैं या डेक्लेरेशन भी कहते हैं। इन दोनों को हम उस वक्त कहते हैं जब नेगेटिव में हमारी एक्सेलरेशन होती है। जीरो एक्सेलरेशन कब होगी? When the object moves at a constant speed, मैंने आपको पहले बताया अगर आप इधर से कराची 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, there is no change in speed, तो फिर आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, नो चेंज इन स्पीड होगा। और when the object is at rest, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो ऑब्वियसली उसके पास वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। अब ये मेन पॉइंट नीचे से देख लें क्या है कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, नॉट जस्ट मोशन। मोशन से कोई वास्ता नहीं हमारा। आप 20 किलोमीटर पर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कराची जा रहे थे कंटिन्यूसली, आप मोशन में थे ना, आप मूव कर रहे थे लेकिन आपकी एक्सेलरेशन जीरो थी। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी नहीं आ रहा था। तो इट मींस हमारा मोशन से कोई वास्ता नहीं है। हमने देखना है वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है तो एक्सेलरेशन है, नहीं आ रही तो एक्सेलरेशन नहीं है। अगर डायरेक्शन में तब्दीली आ रही है तो एक्सेलरेशन है, अगर डायरेक्शन में तब्दीली नहीं आ रही तो एक्सेलरेशन नहीं है। इवन मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैन हैव अ जीरो एक्सेलरेशन इफ देयर स्पीड इज डज नॉट चेंज। क्लियर हो गई ये बात मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से? अच्छा जी, अब ये जरा न्यूमेरिकल देख लें, इसके एमसीक्यूज देख लें। आ कार स्पीड्स अप फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? एक कार जो है वो 10 मीटर से 30 मीटर तक स्पीड अपनी इंक्रीज करती है, तो बताएं 5 सेकंड के अंदर, तो बताएं इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? पहले मुझे ये बताएं आप कि इसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? जल्दी जल्दी बताएं, टाइम कम है। नेगेटिव आएगी। क्यों नेगेटिव आएगी? फाइनल 10 है और 30 इनिशियल। क्या कह रहा है? अ कार स्पीड्स अप फ्रॉम 10 टू 30, 10 मीटर की स्पीड से चल रही थी, उसके बाद वो 30 मीटर की स्पीड हो गई, तो स्पीड बढ़ी ना? पॉजिटिव आएगी सर। पॉजिटिव आएगी। स्पीड बढ़ी तो पॉजिटिव आएगी 5 सेकंड के अंदर। हमें पता है एक्सेलरेशन का फार्मूला है VF माइनस VI अपॉन T। ठीक है, अब VF कितनी है इधर? ये हमारे पास VF है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5। 30 माइनस 10 कितना होता है? 20। 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 फॉर द 20, तो इसकी एक्सेलरेशन होगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद फिर आप